नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार और वक्त हो चला न्यूज 18 प्राइम का। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका। मैं हूं आपके साथ अनुराग सक्सेना। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। अब तक विपक्ष देश के संवैधानिक संस्थानों ईडी, इनकम टैक्स और सीबीआई पर आपत्तिजनक और अपमानजनक टिप्पणी करता था और अब विपक्ष के निशाने पर सीबीआई भी आ गए हैं। रिपोर्ट देखिए। जस्टिस और प्रधानमंत्री मिल सकते हैं और बैठ सकते हैं, गुफ्तगू कर सकते हैं। वह भी एक त्योहार है, यह भी एक त्योहार है। दोनों त्योहारों के बीच ये पार्थक्यता क्यों है? प्रधानमंत्री जी की आदत है, कई बार बिना बुलाए चले जाते हैं, जैसे पाकिस्तान चले गए। हमें नहीं मालूम उन्हें यहाँ बुलाया गया, बिना बुलाए गए, किस किस को बुलाया गया। ये मानसिकता किस प्रकार की विकृत मानसिकता है? उद्धव सेना अब ये कह रही है गणेश पूजा से भी इनको समस्या है और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की नैतिकता पर ही सवाल खड़ा कर दिया। जो परंपराएं हैं देश में, उन परंपराओं को निभाया जाए तो बहुत से सवाल ऐसे हैं जिन सवालों से बचा जा सकता है। Criticize the Prime Minister's visit to the Chief Justice of India's home when he's going to take Ganpati Darshan, I think is a very low form of politics. जो संजय राउत उद्धव ठाकरे ने प्रतिक्रिया दी है, ये गणपति का अपमान है, गणेश भक्तों का अपमान है। किसी के घर सम्मानपूर्वक जाना ये राजनीति का मुद्दा नहीं हो सकता। इतनी छोटी सोच, घिनौनी सोच, इससे ऊपर आने का प्रयास। पूजा पाठ में, शादी ब्याह में जाना ये बिल्कुल व्यक्तिगत है और इस पर कोई टिप्पणी नहीं होनी चाहिए। तो आपको बता दें कि सीबीआई को लेकर के विपक्ष सवाल उठा रहा है और आपने जो रिपोर्ट देखी कि किस तरीके से सीबीआई को लेकर विपक्ष हमलावर है, ये ऐसा इसलिए क्योंकि सीबीआई जस्टिस चंद्रचूड़ ने गणेश पूजा के मौके पर जितने लोगों को न्योता दिया था उसमें प्रधानमंत्री मोदी भी थे। बस इसी वजह से कई लोगों को आज सुप्रीम कोर्ट की न्यायिक निष्पक्षता पर सवाल उठाने का मौका मिल गया। संविधान के रखवालदार इस प्रकार से अगर राजनीतिक नेताओं से मिलते हैं तो लोगों के मन में शंका है। और कुछ इंडिया अलायंस के बाकी घटक दल जो सीजेआई जैसे महत्वपूर्ण संस्थान को भी राजनीति से ऊपर नहीं रखते हैं, राजनीति में घसीट कर लाते हैं। गणपति पर्व जैसे महत्वपूर्ण पर्व को भी राजनीति से ऊपर नहीं रखते हैं, राजनीति में घसीट के लाने का एरोगेंस उनके मन में होता है। तो टुडेज प्रेस कॉन्फ्रेंस इज ऑन 3 A's, A फॉर अपराध, A फॉर अपीजमेंट एंड A फॉर एरोगेंस। महाराष्ट्र तक की सियासत गर्म है और अब आपको यूपी लिए चलते हैं, जहां पर अवैध धर्मांतरण का मामला इन दिनों बेहद सुर्खियों में आ गया है। और वजह है कि 16 आरोपियों को लखनऊ में एनआईए एटीएस कोर्ट से सजा का ऐलान हुआ है। इस मामले में मौलाना उमर गौतम और कलीम सिद्दीकी का नाम खूब सुर्खियों में था क्योंकि अवैध धर्मांतरण का रैकेट चलाने में ये सबसे ज्यादा आगे थे। नफरत और डर की आड़ में ये लोग अवैध धर्मांतरण करवा रहे थे। निशाने पर थी हिंदू, गरीब महिलाएं और दिव्यांग। ये खास रिपोर्ट देखिए। जो लोगों को जहन्नुम का दिखाते थे डर, डर दिखाकर कराते थे धर्मांतरण। देश विरोधियों को उम्र कैद की सजा। वो नफरत फैलाते थे, लोगों को बरगलाते थे, धर्म विशेष से जुड़े लोगों को टारगेट करते थे, उन्हें अपने ही देश के खिलाफ भड़काया करते थे। धार्मिक उन्माद, विद्वेष और नफरत फैलाना इनका मकसद था। इसी मकसद की आड़ में अवैध धर्मांतरण करवा रहे थे। बुधवार को लखनऊ की एनआईए और एटीएस कोर्ट ने 16 आरोपियों को सजा सुनाई। तो हर ओर इस बात को लेकर चर्चा होने लगी कि आखिर इस गिरोह के तार कहां तक जुड़े हुए हैं। अदालत ने जिन आरोपियों को सजा सुनाई उनमें मास्टरमाइंड है मौलाना उमर गौतम और मौलाना कलीम सिद्दीकी। अदालत ने 12 लोगों को उम्र कैद की सजा सुनाई, जबकि 4 अन्य अभियुक्तों को
10-10 साल कैद की सजा सुनाई गई। यूपी पुलिस के मुखिया भी अदालत के फैसले के बाद कह रहे हैं कि अब सवाल उठाने वालों को जवाब मिल गया। आपको वीडियो में दिखा दिया गया, उसमें हमने पॉइंट करके भी बता दिया कि कौन आदमी कौन सा अपराधी है। इसके बाद से किसी तरह की कोई शक शुबा की गुंजाइश नहीं है। हम कोर्ट में इस चीज़ों को प्रूव करेंगे। जब हम लोगों ने धर्मांतरण रैकेट का भी पर्दाफाश किया था, इसी तरह की बातें उठाई गई थी, और जब एनआईए कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा कल सुनाई है तो सभी की जबान पे ताला लगा। ऐसे बहुत सारे चीज़ें हैं, मैं इस चीज़ों को कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करना चाहता। हाथरस केस में इसी तरह से किया गया, फैक्चुअल रिपोर्ट है कि रेप नहीं हुए। यूपी एटीएस ने अवैध धर्मांतरण के आरोपियों को देश के अलग अलग हिस्सों से गिरफ्तार किया। 20 जून 2021 को लखनऊ में एटीएस ने इस केस की एफआईआर दर्ज कराई। धर्मांतरण गिरोह का मास्टरमाइंड मौलाना उमर गौतम, जो फतेहपुर के खरियाव थाना क्षेत्र के पंथुआ गांव का रहने वाला है। करीब 40 साल पहले अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में पढ़ाई के दौरान उसने मुस्लिम धर्म अपना लिया। पिता के निधन के बाद मौलाना उमर गौतम जब वापस अपने गांव लौटा तो उसका हुलिया देखकर लोगों को शक हुआ। बढ़ी हुई दाढ़ी और हुलिया देखकर लोग आखिर कैसे एक शख्स इतना बदल गया, जिसका नाम श्याम प्रताप था, उसका हुलिया इतना अलग कैसे? पत्नी और बच्चे पहले ही छोड़ गए थे और मौलाना उमर ने दूसरी शादी कर ली। दादा के लड़के थे, पहले तो यहीं पढ़ते थे, धीरे धीरे करके और फिर चले गए पंतनगर। वहीं से इनका पता नहीं कैसे क्या हुआ, तब से कोई न ज़्यादा मतलब है न कुछ हुआ है। यहाँ तो जात नहीं है, तो इसलिए उनसे कोई परिवारों को मतलब नहीं रखा था। यहाँ बहुत कमाना जाना था। यहाँ कतो 3 साल 2 साल में कतो फतेहपुर आए तो 2 मिनट 5 मिनट के लिए आते थे, अब तुरंत वो आता। आरोपियों ने साजिश के तहत लोगों में नफरत फैलाई और देशव्यापी अवैध धर्मांतरण गिरोह चला रहे। इस गिरोह के तार अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक जुड़े हुए। अवैध धर्मांतरण के लिए इन्हें विदेशों से हवाला के जरिए रकम भेजी जा रही है। ये गिरोह आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं, दिव्यांगों को बहला फुसलाकर इस्लाम में धर्म परिवर्तन करवा रहा है। ये गिरोह धर्म विशेष के लोगों को मौत के बाद की दुनिया में जहन्नुम की आग जैसे अवधारणाओं का हवाला देकर डराया करता था। देश में शरिया आधारित सरकार की व्यवस्था कायम करना चाहते थे। अदालत ने साक्ष्यों के आधार पर 12 आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई, जबकि 4 लोगों को 10-10 साल की सजा का ऐलान किया। 4 लोगों को 10 वर्ष की सजा सुनाई गई है। क्या आप बता सकते हैं प्रमुख लोग कौन कौन है जिनको उम्र कैद की सजा? जिनमें उम्र कैद की सजा इनको सुनाई गई है, उसमें मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब हैं, उमर गौतम हैं और उमर गौतम साहब हैं, धीरज गोविंद जगताप हैं, सरफराज अली जाफरी हैं और अन्य लोग हैं, वो उन सब लोगों को सुनाई गई। और जिनको 10-10 साल कैद की सजा सुनाई, उसमें राहुल भोला मन्नू यादव हैं और इसके अलावा राहुल भोला मन्नू यादव और सलीम है और कुणाल अशोक चौधरी हैं। देश विरोधी गतिविधियां और इंटरनेशनल कनेक्शन ये साबित करता है कि आखिर कैसे ये गिरोह काम कर रहा है। लक्ष्य और काम करने का तरीका बताता है कि गिरोह कितना खतरनाक है। फिलहाल इनकी जगह अब सलाखों के पीछे है। तो चलिए अब बात कर्नाटक की, जहां पर मांड्या में गणेश विसर्जन के दौरान हुई पत्थरबाजी के बाद जबरदस्त बवाल हुआ है। भीड़ इस कदर आक्रोशित हो गई कि हालात को काबू करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। मांड्या की सड़कों पर संग्राम। गणेश विसर्जन के दौरान बवाल। पत्थरबाजी के बाद आक्रोशित हुई भीड़। कहीं आग चली, कहीं तोड़फोड़। कर्नाटक के मांड्या में अचानक आक्रोश की आग धधक उठी। गणेश विसर्जन के दौरान हुई पत्थरबाजी के बाद भीड़ का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया, जिसका नतीजा ये हुआ कि गुस्साए भीड़ ने कपड़ों की दुकानों को
आग के हवाले कर दिया। दोपहिया वाहनों को तोड़ फोड़ दिया गया। आक्रोशित भीड़ के सामने जो पड़ा उसे ध्वस्त कर दिया गया। भीड़ इस कदर बेकाबू हो गई कि उसे काबू में करने के लिए पुलिस प्रशासन को हल्के बल प्रयोग का सहारा लेना पड़ा और आखिरकार कड़ी मशक्कत के बाद गणेश प्रतिमा का विसर्जन कराया जा सका। खबर है कि गणेश प्रतिमा के विसर्जन को लेकर मांड्या सर्कल से जुलूस निकाला जा रहा था, लेकिन अचानक दो गुटों के बीच किसी बात को लेकर विवाद शुरू हो गया। कुछ ही देर बाद इस विवाद ने पत्थरबाजी का रूप ले लिया। दावा किया जा रहा है कि जुलूस पर कई पत्थर फेंके गए, जिसकी वजह से हालात बिगड़ गए और आक्रोश में आई भीड़ ने सड़क पर तोड़फोड़ शुरू कर दी। फिलहाल नागमंगला इलाके में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए धारा 144 को लागू किया गया है, लेकिन सवाल यही है कि आखिर धार्मिक आस्था के रंग में भंग कौन डालने की कोशिश कर रहा है, कौन देश का माहौल बिगाड़ने की साजिश कर रहा है। अमेरिका में हुए 9/11 आतंकी हमले को आज 23 साल हो गए हैं। पूरा अमेरिका इस हमले की बरसी मना रहा है, लेकिन अब ऐसा ही हमला यूक्रेन रूस पर करना चाहता है और इसके लिए उसे अमेरिका से मंजूरी भी मिलने की उम्मीद है। रूस के 2 सुपरसोनिक सुखोई 35 फाइटर जेट टेक ऑफ करते हैं। एक बड़े अटैक मिशन की तैयारी है। दोनों फाइटर जेट पर मिसाइल लोड है और अब टारगेट की तलाश हो रही है। आसमान के बाद समंदर देखिए। ये रूस के एडमिरल गोशकोव क्लास का फ्रिगेट एडमिरल गोलोवको है। इसमें लगे एयर डिफेंस सिस्टम को चेक किया जा रहा है। ये फ्रिगेट कलिब्र और जिरकॉन जैसी मिसाइलों से लैस है। हर हथियार को आजमाया जा रहा है। बताया गया है कि ये बड़े टारगेट पर हमले की तैयारी है। उधर जमीन पर पुतिन ने अपनी ऑनिक्स एंटीशिप क्रूज मिसाइल को लॉन्च करने की तैयारी कर ली है। ये मिसाइल 800 किलोमीटर तक पार करती है। पुतिन ने अमेरिका को अपना पंजा दिखा दिया है। पुतिन के पंजे की ताकत को अमेरिका डिकोड कर रहा है। पुतिन के पंजे की पहली उंगली में उनकी एयर पावर है, दूसरे में उनकी नौसेना है, तीसरी उंगली रूस की मिसाइल पावर है, चौथी उंगली में ईरान है, जिसकी तरफ से पुतिन को ड्रोन और मिसाइल सप्लाई तेज करने का दावा किया गया है, और पांचवी उंगली का मतलब है शी जिनपिंग यानी चीन। पुतिन अमेरिका को बताना चाहते हैं कि जब ये पंजा मुट्ठी में तब्दील होगा तो एटम बम बन जाएगा, यानी तब अमेरिका और नेटो का बचना मुश्किल है। सवाल है कि पुतिन ने यूक्रेन युद्ध के बीच अपना समुद्री बेड़ा दिखाना क्यों जरूरी समझा? क्यों पुतिन जंगी जहाजों से अभी मिसाइल फायर करके दिखा रहे हैं? इसे 2 खबरों से समझिए। पहली खबर ये कि अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इशारा किया है कि वो यूक्रेन को रूस के अंदर लंबी दूरी के हथियारों से हमले की मंजूरी दे सकते हैं। ज़ेलेंस्की इसकी इजाजत बार बार मांग रहे हैं। इस पर पुतिन के उप विदेश मंत्री सरगेई रयाबकोव ने कहा कि अगर रूस के अंदर अमेरिका से मिले लंबी दूरी वाले हथियारों से हमला हुआ तो रूस इसका जवाब देगा। इसकी शुरुआत वो यूक्रेन को अमेरिका से मिले अटैकम रॉकेट और मिसाइल और उसके गोदाम को तबाह करके करेगा। ये पुतिन का बाइडेन और पूरे नेटो को बहुत ही खतरनाक और युद्ध का दायरा बड़ा करने वाला मैसेज है। इसकी टाइमिंग समझने की जरूरत है। यूक्रेन को लेकर बाइडेन अचानक एक्टिव हुए हैं और इसीलिए उन्होंने अपने विदेश मंत्री को यूक्रेन भेजा। एक तरफ अमेरिका और ब्रिटेन के विदेश मंत्री ट्रेन से कीव पहुंचे और दूसरी तरफ पुतिन के जंगी बेड़े आग उगल रहे हैं। एक तरफ नेटो के 2 बहुत ही मजबूत देश और परमाणु बम बनाने वाले देश के विदेश मंत्री हैं, तो दूसरी तरफ रूस और चीन की सेनाएं मिलकर अभ्यास कर रही हैं। ये 2 तस्वीरें साबित करती हैं कि इस वक्त दुनिया इन 2 सबसे खतरनाक एजेंडे में फंस चुकी है।
चीन और रूस की एक्सरसाइज 5 समुद्रों में हो रही है। नाम है ओशियन 2024। इसमें प्रशांत महासागर, आर्कटिक महासागर, भूमध्य सागर, बाल्टिक सागर और कैस्पियन सागर, इन 5 जगह के आसपास, खासकर भूमध्य सागर, बाल्टिक सागर और प्रशांत महासागर के आसपास अमेरिका के बहुत से अड्डे हैं। पुतिन बताना चाहते हैं कि चीन और रूस मिलकर चाहे तो इस बड़े इलाके में अमेरिका को कंट्रोल कर सकते हैं। Последние 3 десятилетия мы впервые проводим столь масштабные учения на море. Они одновременно пройдут в акваториях Тихого и Северного Ледовитого океанов, Средиземного, Каспийского и Балтийского морей. К ним привлекаются силы военно-морского флота, части дальней и военно-транспортной авиации. В отработке практических действий также участвуют корабли и авиация Народно-освободительной армии Китая. अमेरिका भी इस बात को समझ चुका है कि एक तरह से दुनिया भर में अमेरिका के अड्डों को घेरने की एक कोशिश की जा रही है और इसमें पुतिन की मदद कर रहे हैं चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग। इस युद्ध अभ्यास में सिर्फ रूस के ही 90,000 सैनिक शामिल हैं। 400 से ज्यादा शिप हैं, यानी रूस और चीन की नेवी मिलाकर बड़ा चैलेंज पेश कर रहे हैं। 125 से ज्यादा विमान हैं, यानी सुखोई, मिग और बाकी बड़े बॉम्बर भी शामिल हैं। इस युद्ध अभ्यास में आर्टिलरी यानी तोप और बख्तरबंद गाड़ियों को मिलाकर 7,500 वेपन सिस्टम भी शामिल किए गए हैं। ये रूस की तरफ से एक बड़ा कदम है, क्योंकि रूस की पूरी वॉर मशीनरी जब यूक्रेन में तबाही मचा रही है और साथ में रूस के अंदर कुर्स्क का फ्रंट भी लगातार एक्टिव बना हुआ है, वहां यूक्रेन के साथ खतरनाक जंग चल रही है, तब 90,000 सैनिकों और इतने बड़े बड़े हथियारों को युद्ध अभ्यास में लगा देना, ये पुतिन की तरफ से कोई बड़ी खतरनाक चाल बताई जा रही है। तो वहीं चंडीगढ़ के सेक्टर 10 के मकान नंबर 575 पर हमला करने वाले आखिरकार कौन हैं? जांच एजेंसियां इसकी पड़ताल कर रही हैं। जिस हैंड ग्रेनेड से चंडीगढ़ पर हमला हुआ है उसके टुकड़ों की फोरेंसिक जांच करवाई जा रही है ताकि पता लग सके कि ये ग्रेनेड कहां पर और कैसे बने हुए हैं। चंडीगढ़ में खालिस्तानी साजिश, ग्रेनेड फेंकने वाले हमलावर कौन? हमले के पीछे खालिस्तानी आतंकी रिंदा। चंडीगढ़ के सेक्टर 10 के मकान नंबर 575 पर हमला करने वाले कौन हैं? जांच एजेंसियां इसकी पड़ताल करने में जुटी है। जिस हैंड ग्रेनेड से चंडीगढ़ पर हमला हुआ उसके टुकड़ों की फोरेंसिक जांच करवाई जा रही है ताकि पता चल सके कि ये हैंड ग्रेनेड कहां का बना हुआ है। इस मामले में पुलिस ने एक संदिग्ध को गिरफ्तार किया है जिससे पूछताछ की जा रही है, जबकि अन्य 2 संदिग्धों की गिरफ्तारी से संबंधित जानकारी देने पर पुलिस ने 2 लाख रुपए के इनाम का ऐलान कर दिया है। दोनों की तस्वीरें भी जारी कर दी गई हैं। लास्ट मामले में लगातार कई खुलासे सामने आ रहे हैं। हालांकि इसमें चंडीगढ़ पुलिस के साथ साथ अब जो एजेंसीज हैं वो भी काम कर रही हैं। दिल्ली पुलिस भी इसमें पूरी इन्वेस्टिगेशन कर रही है और कई एजेंसियों के साथ साथ, क्योंकि इसमें कई चीजें जो कनेक्शन है वो सामने आ रहे हैं। अभी एक पोस्ट जो है जो गैंगस्टर की तरफ से जो विदेश में बैठे हैं, क्योंकि विदेश में बैठे गैंगस्टर के भी कनेक्शन इसमें सामने आ रहे हैं। एक जो पोस्ट आई है, हालांकि न्यूज 18 उसकी पुष्टि नहीं करता, लेकिन जो पोस्ट में साफ तौर पर लिखा गया है कि 1986 में जो नकोदर गोलीकांड हुआ था उसका हमने बदला लिया है। और बड़ी हैरानी की बात यह है कि उस समय जो अभी तक जानकारी मिली है कि जो यहां पर रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर रहते थे किराए पे, हालांकि अब नहीं रहते, वो उस समय के वहां पर पुलिस ऑफिसर रहे थे। तो कहीं ना कहीं दुश्मनी, किसी गैंगस्टर्स की आपसी दुश्मनी इस
के एंगल से भी पुलिस काम कर रही है और एक बहुत ही कह सकते हैं कि एक बड़ा कनेक्शन, क्योंकि 2023 में जो एफआईआर हुई थी, एफआईआर नंबर 18, स्टेट स्पेशल ऑपरेशन सेल ने यहां पर एफआईआर की थी और 2 लोगों को इसमें गिरफ्तार किया था जो इसी कोठी पर, यानी कि 2023 में भी इसी कोठी पर अटैक करने की प्लानिंग कर रहे थे, पकड़े गए। प्रधानमंत्री मोदी पेरिस पैरालंपिक में मेडल जीतने वाले भारतीय खिलाड़ियों से मिले और इस दौरान भारतीय प्रधानमंत्री ने खिलाड़ियों के साथ बातचीत भी की। तो पेरिस पैरालंपिक में मेडल जीतने वाले भारतीय खिलाड़ियों ने पीएम मोदी को अपनी अपनी तरफ से टी-शर्ट, जूते और तीर जैसी चीजें गिफ्ट की हैं। पेरिस पैरालंपिक में भारतीय खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन रहा और इस मेगा इवेंट में भारतीय एथलीट ने रिकॉर्ड 29 मेडल जीतकर इतिहास रच दिया। भारत के खिलाड़ियों ने टोक्यो पैरालंपिक गेम्स में 19 मेडल जीते थे। ये पैरालंपिक गेम्स में भारत का बेस्ट परफॉर्मेंस था, लेकिन अब भारत ने अपने पुराने रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है। पेरिस पैरालंपिक में गोल्ड मेडल जीतने वाले शूटर अवनी लेखरा ने पीएम मोदी को अपनी जर्सी भेंट की है। इस जर्सी पर लिखा था, आपके समर्थन के लिए शुक्रिया सर। तो वहीं इस दौरान गोल्ड मेडल विनर सुमित अंतिल को पीएम के साथ मजाकिया अंदाज में भी देखा गया। पेरिस पैरालंपिक में मेडल जीतने वाले एथलीट्स ने पीएम मोदी के साथ अपने अनुभवों को भी साझा किया है। साथ ही इन एथलीट्स ने बताया कि पैरा स्पोर्ट्स की बेहतरी के लिए क्या क्या किया जा सकता है। तुम मुझसे बड़े हो, दिखाई दे। इस बार जिनकी रील सबसे ज्यादा पॉपुलर हुई, वहां तो तुमने दिन निकाल दिए। अब घर में क्या होगा तेरा? सिमरन सर, ये जितना अच्छा बन के दिखा रहा है इतना है नहीं। कभी ना कभी ऐसे प्रेशर आता रहता है कि आपको परफॉर्म करना है। जब आप बोलते हो कि आप जाओ बस खेलो, हाँ जीत हार तो लगी रहती है, फिर नीचे वाले ये सब ऐसे लगते हैं अरे देख लेंगे। और इसी के साथ इस बुलेटिन में आज के लिए इतना ही। हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।